हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में नोड जेएस के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, नोड जेएस के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कॉल स्टैक, दूसरा होता है नोड एपीआई एंड तीसरा होता है कॉलबैक क्यू। तो गाइस, नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आता है, यानी कि सर्वर पे एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आता है। गाइस, नोड जेएस जो होता है वो असिंक्रोनस या नॉन ब्लॉकिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। अब असिंक्रोनस या नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, हम वो भी देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है असिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग का। यहाँ पे एक हमने रेस्टोरेंट का सीन क्रिएट किया है, जहाँ पे दो टेबल है, एक वेटर है एंड एक शेफ है। यहाँ पे वेटर ने फर्स्ट टेबल से ऑर्डर लिया। फर्स्ट टेबल से ऑर्डर लेने के बाद में वो शेफ के पास जाता है एंड शेफ को ऑर्डर दे देता है। शेफ को ऑर्डर दे देता है वो, एंड देन वो मूव हो जाता है सेकंड टेबल पे। वेटर सेकंड टेबल से ऑर्डर लेता है एंड ऑर्डर लेने के बाद में वापस से वो चले जाता है शेफ के पास। अब ये केस में क्या हुआ, वेटर ने वेट नहीं किया कि शेफ फर्स्ट वाले का ऑर्डर प्रिपेयर किए। वेटर ने फर्स्ट वाले से ऑर्डर लिया, जाके शेफ को दिया। शेफ ने ऑर्डर रेडी करने को डाल दिया। वेटर गया सेकंड टेबल पे, वहां से ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद में वो शेफ के पास चले गए एंड शेफ ने ऑर्डर वापस से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब ये केस में हमारा एक ही वेटर है। ये वेटर हमारा थ्रेड का काम करता है। ये एक ही थ्रेड है जो दोनों काम को एग्जीक्यूट करता है। इसे कहते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन, सॉरी असिंक्रोनाइजेशन या तो नॉन ब्लॉकिंग। यहाँ पे हमारा वेटर ब्लॉक नहीं हुआ, बल्कि वेटर ने दो काम किया हुआ है, बैक टू बैक दो काम किया हुआ है पैरेलली। वेरस अगर ये सिंक्रोनाइजेशन होता या तो ब्लॉकिंग वाला केस होता, तो वेटर फर्स्ट वाले टेबल से ऑर्डर लेता, शेफ के पास जाता एंड वो वेट करता अनलेस वो शेफ ऑर्डर प्रिपेयर ना करे। वो ऑर्डर लेता, टेबल वन पे जाता, देन वो जाता टेबल टू पे, ऑर्डर लेता, देन शेफ के पास जाता, देन अगेन वो वेट करता कि जब तक ऑर्डर टेबल का सेकंड ऑर्डर टेबल का ऑर्डर रेडी ना हो जाए। गाइस, अगर ऐसे हमारे पास में बहुत सारे टेबल होते तो क्या होता, तो होता कि वो वेटर हर बार ऑर्डर के लिए वेट करता था। गाइस, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल ट्रेडिंग से भी हम अचीव कर सकते हैं कि एक टेबल पे हमने एक थ्रेड लगा दिया, यानी कि एक हमने एक शेफ एक वेटर लगा दिया। अब हर टेबल पे एक एक वेटर है, बट जब कस्टमर बढ़ेंगे, टेबल बढ़ेंगे, तो हमें वापस से एक और वेटर लेके आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होगा कि एट दिन वेटर हमारे पास खत्म हो जाएंगे। सेम वे हमारे कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में, जब हमारे थ्रेड खत्म हो जाएंगे तब क्या हमें क्या करना होगा, हमें एडिशनल वेटर ऐड करने पड़ेंगे। मींस हमें एडिशनल थ्रेड ऐड करने पड़ेंगे। एडिशनल थ्रेड ऐड करने के लिए हमें अपने सर्वर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि एक ओवरहेड कॉस्ट होता है। तो इस यहाँ पे आपने देखा कि असिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है और सिंक्रोनाइजेशन कैसे वर्क करता है। नोड जेएस जो होता है हमारा, वो असिंक्रोनाइजेशन या तो नॉन ब्लॉकिंग वे पे वर्क करता है। तो इस ये एक असिंक्रोनस नोड जेएस का एक आर्किटेक्चर है, जहाँ पे हमने पहले भी डिफाइन किया था कि क्या होता है। उसमें कॉल स्टैक होता है, नोड एपीआई होता है और इवेंट लूप होता है। तो गाइस, हम इसको एक एग्जांपल, बेसिक से एग्जांपल लेके समझते हैं, जहाँ पे हमने वेरिएबल लिया हुआ है, उसको वेरिएबल को इंक्रीज किया हुआ है एंड वेरिएबल को हमने लॉक किया हुआ है। गाइस, ये जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले एक मेथड रजिस्टर होता है, मेन मेथड कॉल स्टैक में। इस अभी मेन मेथड क्या है, हमें तो यहाँ पे मेन मेथड लिखा हुआ ही नहीं है। इस मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड एक एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है, ये एक ग्लोबल फंक्शन होता है। तो इस अभी यहाँ पे एक मेन फंक्शन रजिस्टर हो गया। अब जैसे ही कंसोल डॉट लॉग एक अलग फंक्शन आता है, तो वो एक फंक्शन यहाँ पे वापस से रजिस्टर हो जाता है कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग में क्या है, हमारे पास में एक इंडेक्स वेरिएबल है जिसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट बॉक्स में यहाँ पे आके प्रिंट हो जाता है। यस, ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल था जिसमें हमने सिर्फ कॉल स्टैक को डिफाइन किया हुआ है। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जहाँ पे नोड एपीआई एंड कॉलबैक क्यू का काम क्या आता है, हम वो भी देखेंगे। इस जो कुछ भी फंक्शन जो भी रजिस्टर होते हैं वो कॉल स्टैक में डिफाइन होना कंपलसरी है। भले से वो नोड एपीआई या कॉलबैक क्यू में ना डिफाइन हो, बट वो कॉल स्टैक में 100% डिफाइन होंगे ही होंगे। तो आइए चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो इस यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल ले लिया है जहाँ पे हमने कुछ एडिशनल कोड लिखा है। तो गाइस, हमने लास्ट लास्ट वीडियो में भी हमने ये सेम सेम फंक्शन सेम कोड यूज किया हुआ, जहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लिया हुआ था। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक मिस्टेक कर दी थी, जहाँ पे हमने टाइम को यहाँ पे हमने 2000 के बदले 2
सेकंड रखा हुआ था, तो आइडियली वो 2000 होना चाहिए क्योंकि वो मिली सेकंड में होता है। तो वैसे अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो वहां पे आप प्रोग्राम करोगे तो आपको 2000 डालना पड़ेगा। 2000 इज 2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन टाइम आउट का फंक्शन ले लिया है। एक टाइम आउट जो करेगा 2 सेकंड के बाद में एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन एक 0 के बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो वैसे हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसका कॉल स्टैक में, नोड एपीआई में एंड कॉल बैक क्यू में क्या इसका इफेक्ट होता है। तो वैसे एज यूजुअल पहले हमने फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था कि सबसे पहले क्या रजिस्टर होता है, हमारा मेन फंक्शन रजिस्टर होता है जो हमारा ग्लोबल होता है। इस सेकंड हमें होता है एग्जीक्यूट होता है कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट होता है, कॉल स्टैक में उसने रजिस्टर किया एंड इसका आउटपुट है टू, जो हमारा आउटपुट विंडो में यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया है। इस अभी हमारा सेकंड फंक्शन सेकंड होता है सेट टाइम आउट। अभी सेट टाइम आउट तो आएगा यहाँ पे, बट अब सेट टाइम आउट का एग्जैक्टली सेट टाइम आउट आएगा हमारा नोड एपीआई के अंदर। Guys, आपने देखा पहले यहाँ पे हमारे पास में कंसोल लॉग था, कंसोल लॉग यहाँ से हट गया कॉल स्टैक से। इसलिए हट गया क्योंकि उसका भी काम खत्म हो गया, बट मेन नहीं हटा क्योंकि मेन का भी काम खत्म नहीं हुआ है। तो अब मेरा एक फंक्शन यहाँ पे रजिस्टर और नोड एपीआई में। गाइस, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नोड एपीआई तो हमें एपीआई लिखते हैं देन उसके लिए काम आता है। गाइस, वो भी एक एपीआई का ही पार्ट है एंड ये भी एपीआई का पार्ट है। एपीआई क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि वो दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो यहाँ पे भी एक कॉल स्ट्राइक हो गया हमारा, और यहाँ पे नोड एपीआई एंड कॉल बैक, यहाँ पे भी वो एक इंटरफेस का ही काम करता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन रजिस्टर हो गया सेट टाइम आउट करके नोड एपीआई के अंदर। गाइस, ये कॉल स्ट्राइक के अंदर नहीं आया, जैसे हमारा कंसोल डॉट लॉग हमने देखा था वो आया था, कंसोल डॉट लॉग आया था कॉल स्ट्राइक के अंदर। बट ये क्यों नहीं आया गाइस? गाइस, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सी प्लस प्लस का फंक्शन है। कॉल स्ट्राइक क्या करता है, चेक करता है, अरे ये तो मेरा फंक्शन नहीं है, ये कॉल स्ट्राइक का फंक्शन है। तो वो उसको रिडायरेक्ट कर देता है नोड एपीआई के अंदर। अब वो नोड एपीआई के अंदर पड़ा हुआ है। देन सेकंड हमारा एग्जीक्यूट होता है 0 सेकंड वेट वाला, तो वो भी जाएगा हमारा नोड एपीआई के अंदर ही पड़ा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम सी प्लस प्लस का फंक्शन है। अभी ये जैसे ही इस नोड एपीआई के अंदर आ गया, अब मेरा फोर्थ वाला फंक्शन आया कंसोल लॉग। कंसोल लॉग को एग्जीक्यूट करेगा एंड आउटपुट में प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड नोड जेएस करके, जो हमने हेलो नोड जेएस करके प्रिंट करेगा। अब जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, डॉट लॉग भी यहाँ से हट जाएगा। अब मेरे पास में एग्जीक्यूशन के लिए कुछ नहीं बचा। तो क्या होगा, मेरा मेरा सेट टाइम आउट वहां से हटेगा, जो जीरो वाला है। जीरो वाला क्यों? क्योंकि नोड एपीआई क्या करता है, जो मिनिमम वाला है, जो जिसको मिनिमम टाइम लगेगा, वो आगे कॉल बैक क्यू के पास भेज देता है। अब ये कॉल बैक क्यू के पास आ गया है। अब कॉल बैक क्यू से वो जाएगा कॉल स्टैक में। गाइस, नोड एपीआई से वो डायरेक्टली कॉल स्टैक में भी जा सकता था, नहीं, डायरेक्टली नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉल स्टैक के अंदर मेन फंक्शन अभी भी पड़ा हुआ है। जब तक ये मेन फंक्शन नहीं हटेगा, वो वो कॉल स्टैक के अंदर कॉल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा मेन मेन फंक्शन भी हट गया, मेन फंक्शन का भी एग्जीक्यूशन काम हो गया। अब मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया। अब मेरा कॉल बैक क्यू करेगा, क्या करेगा, सेट टाइम को भेज देगा कॉल स्टैक के अंदर। अब यहाँ पे मेरा कॉल स्टैक के अंदर आ गया जीरो वाला, एंड नोड एपीआई एम्प्टी हो गया। नोड एपीआई का जो 2 सेकंड वाला था वो कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया। अब कॉल बैक क्यू जीरो वाला एग्जीक्यूट होगा, नीचे हमें यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करेगा 0 सेकंड वेट। अब जैसे ही प्रिंट किया उसका काम खत्म, कॉल स्टैक से वो क्लियर हो गया। जैसे ही कॉल स्टैक से क्लियर हुआ, कॉल स्टैक क्यू करेगा सेट टाइम आउट टू, जो उसके पास में पड़ा हुआ है, वो भेज देगा कॉल स्टैक के पास में, एंड कॉल स्टैक उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटपुट देगा 2 सेकंड वेट। तो गाइस, ये हमने अभी पूरा आर्किटेक्चर देखा, कैसे कॉल स्टैक, नोड एपीआई एंड कॉल बैक क्यू कॉल होता है यहाँ पे। Guys, ये हमारा इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि कॉल स्टैक क्या है, नोड एपीआई क्या है, कॉल बैक क्यू क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आते हैं जो इंटरव्यू पूछते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो बार बार देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको समझने के लिए, इंटरव्यू के लिए भी, और आप जब इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको ये तभी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस नहीं समझा तो आप वापस से जाके देखो वीडियो, और जब तक ये ना समझ में आए आप ये वीडियो देखो। आपको कुछ भी डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। और गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।